डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 2 में हमने देखा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है और न्यूट्रिशन के लिए उसे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है वो कैसे मेसोफिल सेल्स तक पहुंचता है ना। मेसोफिल सेल्स मैंने आपको बताया था वो सेल होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक। और मेसोफिल सेल की पहचान ये है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या रियल में कार्बन डाइऑक्साइड की ही जरूरत होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए, या क्लोरोफिल की ही जरूरत होती है, या वाटर की ही जरूरत होती है, या सनलाइट की ही जरूरत होती है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि प्लांट्स को नहीं अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट ही चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए उसे क्लोरोफिल ही चाहिए, है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए, ये हम कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ऐसा आप दिखाइए करके, ठीक। तो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी को समझेंगे, बट इससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी लीफ होता है, ठीक, कोई भी लीफ होता है और अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है ना। आपको मैंने बताया था स्टार्च क्या होता है, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो जो एक्सेस ग्लूकोज बचता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उसको वो इस फॉर्म में जमा कर लेता है। वैसे स्टार्च की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जिस तरह ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है, बट वो सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज, और स्टार्च थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। तो जब किसी पत्ते में स्टार्च होगा और इस पे आप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दोगे, ठीक है, आयोडीन, वैसे डाइल्यूट आयोडीन डाला जाता है, ठीक। डाइल्यूट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए आयोडीन का। तो डाइल्यूट आयोडीन जब डालेंगे, है ना, स्टार्च के ऊपर, तो कलर इसका हो जाएगा ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ठीक। तो कलर का ब्लू ब्लैक हो जाना ये इंडिकेट करता है कि इस लीफ में स्टार्च है, ठीक। कहीं भी स्टार्च टेस्ट करना होता है ना, स्टार्च टेस्ट, तो क्या किया जाता है कि स्टार्च के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। तो जब आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के ऊपर डालते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि स्टार्च ही था, है ना, जिसके ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ठीक। तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल कैसे जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट ले लेते हैं, ठीक है। स्टेप 1 आपका क्या है, एक पॉटेड प्लांट ले लेते हैं हम लोग, गमले में लगा हुआ पौधा, ठीक। इस तरह एक पॉटेड प्लांट ले लेते हैं और इसे हम एक डार्क रूम में रख देते हैं, ठीक है, डार्क रूम में रख देते हैं, ठीक। लेकिन इस पत्ते की एक खास बात होनी चाहिए कि इसके लीफ वेरीगेटेड होनी चाहिए, ठीक, वेरीगेटेड। वेरीगेटेड का क्या मतलब होता है, एक ऐसा पत्ता जो पूरा ग्रीन नहीं हो, जिसका कुछ पार्ट नन ग्रीन हो, ठीक। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका पत्ता का कुछ पार्ट नन ग्रीन होता है, तो एक है आपका मनी प्लांट, ठीक है। मनी प्लांट जो होता है इसका पत्ता वेरीगेटेड होता है, मतलब मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, मान लेते हैं ये मनी प्लांट का पत्ता है, तो इसका कुछ पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट मान लेते हैं ग्रीन नहीं है, ये वाला पार्ट ग्रीन नहीं है, ये पार्ट ग्रीन नहीं है, ये पार्ट ग्रीन नहीं है, बाकी जो पार्ट है ये सब ग्रीन है। तो हम ऐसे पत्ते को वेरीगेटेड लीफ कहते हैं, ठीक। देखिए इस तरीके से, इस तरीके का पत्ता होता है जिसका कुछ पार्ट ग्रीन नहीं होता है, ठीक, तो उसे हम वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। एक और प्लांट है क्रोटन, ठीक है, क्रोटन। तो ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीव्स वेरीगेटेड होते हैं। हम इसे डार्क रूम में रख देंगे, ठीक है, कितने दिन के लिए, ये स्टेप 1 है, कितने दिन के लिए, 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के लिए हम रख देंगे इसे। अच्छा भाई, क्यों रखेंगे हम इसे 3 से 4 दिन तक के लिए, ताकि इस प्लांट के अंदर अगर स्टार्च होगा तो वो खत्म हो जाए, है ना। तो स्टार्च का यूज हो जाना क्या कहलाता है, डी स्टार्च, डी स्टार्च।
जैसे अंधेरे कमरे में रख देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज बनेगा नहीं। अब जब ग्लूकोज बनेगा नहीं तो ये अपनी एनर्जी की जरूरत को कैसे पूरा करेगा, इसके अंदर जो स्टार्च जमा रहता है ना, उस स्टार्च को ये खर्च करेगा। ठीक, तो इस पत्ते के अंदर जितना भी स्टार्च होगा वो सब खत्म हो जाएगा, यानी कि ये डी स्टार्च लीफ हो जाएगा। ठीक, तो हम इसे अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं, टू डी स्टार्च द लीफ। ठीक, पत्ते को डी स्टार्च करने के लिए, कहने का मतलब पत्ते में से स्टार्च को खत्म करने के लिए हम 3 से 4 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम सेकेंड स्टेप में अब इस प्लांट को ना वापस सनलाइट में ला करके रखेंगे। ठीक, हम इस प्लांट को सनलाइट में रख देंगे। ठीक है, सनलाइट में रख देंगे। ठीक है, कितने टाइम के लिए रखेंगे इसे सनलाइट में, हम इसे रखेंगे 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे तक हम इसे सनलाइट में डाल देंगे। ठीक, अब भाई क्यों डालेंगे हम इसे सनलाइट में, तो इसलिए डालेंगे ताकि पत्ते में फिर से फोटोसिंथेसिस शुरू हो। ठीक, फिर से फोटोसिंथेसिस शुरू हो और स्टार्च बनना शुरू हो जाए। अब आप कह सकते हो सर पहले से तो स्टार्च था ही, तो एक बार स्टार्च को खत्म करवाया गया फिर स्टार्च बना रहे हो, ऐसा क्यों होता है, वो तो डायरेक्ट हम आगे बढ़ सकते थे प्रोसेस को। ठीक है, तो असल होता यह है कि पहले से जो बनता है, मान लेता हूं मैं ये एक पत्ता है, ठीक है, ये बहुत दिनों से सनलाइट में रखा हुआ है और इसका ये पार्ट और ये पार्ट ग्रीन नहीं है। ठीक, और ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस होगा इसका, तो स्टार्च यहां तो नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों पार्ट ग्रीन नहीं है। ठीक, यानी कि यहाँ क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए यहां नहीं बनेगा, अड़ोस पड़ोस में बनेगा। तो जब इसके नेबरिंग मेसोफिल सेल्स बनाएंगे स्टार्च, तो वो इसको भी दे देते हैं। ठीक, तो इसको देते हैं तो यहां से यहां तक स्टार्च को आने में कुछ टाइम लग जाता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहां भी स्टार्च पहुंच जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे डार्क रूम में रख देते हैं ताकि यहां वाला स्टार्च खर्च हो जाए। ठीक है, और वापस जब हम इसे सनलाइट में डालेंगे और बनेगा तो स्टार्च सिर्फ यहां बनेगा, देखिए ग्रीन पार्ट में, यहां बनेगा नहीं। और जब बनेगा यहाँ पे तो यहां से यहां तक जाने के लिए इसे टाइम चाहिए 3 से 4 दिन, और उतना टाइम देने से पहले ही हम टेस्ट कर लेते हैं कि कहाँ स्टार्च है। ठीक, चलिए, तो अब क्या करते हैं, 5 से 6 घंटे तक हम इसे सनलाइट में छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक पत्ता को हम प्लग कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 3 क्या है ना, एक पत्ते को हम इसका तोड़ लेंगे, मान लेते हैं जो पत्ता मैंने तोड़ा वो ये था। ठीक है, अब इस पत्ते को तोड़ने के बाद हम इसमें मार्क कर लेते हैं कि कौन सा एरिया ग्रीन था और कौन सा ग्रीन नहीं था। तो चलिए मैं एक एरिया मान लेता हूं कि ये वाला एरिया ग्रीन नहीं था, ये ग्रीन है ना, ये वाला पार्ट जो है वो ग्रीन है और ये वाला पार्ट नन ग्रीन है। ठीक है, ये वाला पार्ट ग्रीन है और ये नन ग्रीन है। चलिए मैं ग्रीन वाले को फिल कर देता हूं, ये पार्ट मान लेता हूं ग्रीन है और वो नन ग्रीन है। तो ग्रीन है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक, क्लोरोफिल है। अब क्या करते हैं, हमें टेस्ट करना है कि स्टार्च यहां पर बना है या नहीं बना है। ठीक, तो अब स्टार्च टेस्ट करने का कुछ स्टेप है, आइए हम उस स्टेप को समझते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पत्ता तोड़ने के बाद इसे हम 5 से 6 मिनट तक वाटर में बॉईल करेंगे। ठीक है, बॉईल इन वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक हम पानी में गर्म करेंगे। क्यों गर्म करेंगे भाई, टू किल द सेल्स, ताकि पत्ते के जो सेल हैं वो मर जाए। ठीक है, डेड हो जाए। ठीक, तो अब क्या है कि ये डेड हो जाएगा। अब उस पत्ते को हम क्या करेंगे, स्टेप 5, अब हम उसे वाटर बाथ में अल्कोहल में उबालेंगे। देखिए वाटर बाथ क्या होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये एक कंटेनर है,
इसमें वाटर है। अब इसके अंदर हमें एक और बर्तन लेना है, ठीक है, एक और बर्तन लेना है, ठीक, और इसके अंदर हम एल्कोहल डाल देंगे, ठीक है। देखिए ये जो है वो वाटर है, ठीक, और ये जो आप देख रहे हो ये है एल्कोहल, ठीक है। पहले तो हम उसे बॉइलिंग वाटर में तो गर्म करेंगे 5 से 10 मिनट तक, ताकि उसके सेल मर जाएं। अब हम उस पत्ते को इसमें डाल देंगे, देखिए इसमें, ठीक है, उस पत्ते को हम एल्कोहल में डाल देंगे और इस एल्कोहल को हम वाटर बाथ में रख देंगे और इसे हीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ दो सवाल उठता है। पहली बात कि हम एल्कोहल में पत्ता को क्यों उबालेंगे, ठीक है। तो उबालते हैं हम लोग इसलिए तो ताकि इसका जो ग्रीन कलर है वो खत्म हो जाए, ठीक है, ये डीकलराइज हो जाए, है ना। तो एल्कोहल में क्यों उबालते हैं? टू डीकलराइज द लीव, ठीक है, पत्ते को डीकलराइज करने के लिए, उसका ग्रीन कलर हटाने के लिए। तो जब हम एल्कोहल में डाल के उबालेंगे ना, तो पत्ता जो है वो क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कलरलेस नहीं बल्कि कुछ तो कलर रहेगा इसका, लेकिन ये एल्कोहल जो है ना ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है, एल्कोहल हो जाएगा ग्रीन कलर का। क्यों भाई? क्योंकि पत्ते का जो ग्रीन पार्ट है ना, जो क्लोरोफिल है ना वो, या क्लोरोप्लास्ट, वो चला आता है एल्कोहल में, ठीक, और पत्ता जो है वो डीकलर्ड हो जाता है, डीकलर्ड हो जाता है पत्ता, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पत्ता को हम वाटर बाथ से निकालेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि इसे वाटर बाथ में ही क्यों गर्म करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्यों नहीं अल्कोहल को हीट करना शुरू कर देते हैं? ये एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर क्यों डालते हैं? तो ऐसा इसलिए चूंकि अल्कोहल हाईली इनफ्लेमेबल है ना, वो हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है, ये आग पकड़ सकता है, ठीक है। अल्कोहल जो है वो फ्लेमेबल लिक्विड है और वो आग पकड़ सकता है, इट में कैच फायर, इसीलिए हम अल्कोहल को हमेशा वाटर बाथ में ही हीट करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पत्ते को यहां से निकालेंगे, ठीक है, और इस पत्ते को निकालने के बाद हम इसे पानी में साफ करेंगे, ठीक है। साफ करने के बाद हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक। ये इस तरह का पत्ता मुझे मिलेगा। अब मुझे इसमें क्या है ये पता नहीं चलेगा कि किधर ग्रीन था किधर नॉन ग्रीन था, क्योंकि इसका ग्रीन पार्ट खत्म हो चुका होता है। और हम इसमें आयोडीन ड्रॉप्स इसमें डालेंगे, ठीक है, इसमें आयोडीन डालेंगे हम लोग। तो आयोडीन डालने के बाद हम क्या देखेंगे कि इतना पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इतना सा, ये पार्ट जो है वो अब ब्लू ब्लैक हो गया है, ठीक है। ये पार्ट कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक, ठीक। और ये पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, ठीक है, नॉट ब्लू ब्लैक, ठीक। ये वाला पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। तो भाई ये वाला पार्ट ब्लू ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ स्टार्च प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि ब्लू ब्लैक तभी होता है कोई पार्ट जब वहां पे स्टार्च होता है, ठीक। तो ये क्या, ये ब्लू ब्लैक क्या दिखाता है, स्टार्च इज प्रेजेंट, ठीक है। और ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ स्टार्च नहीं है। अब सवाल है कि यहाँ स्टार्च क्यों है और यहाँ क्यों नहीं है, जबकि सारा कंडीशन तो सेम था पूरे पत्ते के साथ। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये इसलिए ब्लू ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि ये नॉन ग्रीन था। अब सवाल है कि नॉन ग्रीन क्यों था, क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल नहीं था। इसका मतलब है कि जहां क्लोरोफिल नहीं होता है वहां स्टार्च नहीं बनता है, ठीक। यानी कि स्टार्च बनने के लिए, और स्टार्च बनता कैसे है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। तो यहाँ पे जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बना, और ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च नहीं बना। अब स्टार्च नहीं बना इसलिए यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन हमने डाला तो वो ग्रीन नहीं, ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इसका मतलब वही पार्ट ब्लू ब्लैक हुआ जहां क्लोरोफिल था, और क्लोरोफिल था इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, और फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज से फिर स्टार्च बना, और इसीलिए ये पार्ट ब्लू ब्लैक हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है
कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। ठीक, चलिए हमने जरूरी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। कई बार पूछा जाता है भाई कि 3 से 4 दिन तक अंधेरे कमरे में क्यों रखा जाता है, तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा टू यूज द स्टार्च प्रेजेंट इन लीफ, या टू मेक द लीफ डी स्टार्च्ड, है ना, पत्ते को डी स्टार्च करने के लिए। उसके बाद फिर सवाल पूछा जाता है कि इसे बॉइलिंग वाटर में क्यों डाला जाता है, पत्ते को बॉइल क्यों किया जाता है, तो आंसर होगा सेल्स को किल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल में क्यों डाला जाता है, तो आंसर होगा टू डी कलराइज द लीव्स, है ना, पत्ते को डी कलराइज करने के लिए, यानी उसका ग्रीन कलर हटाने के लिए। ठीक, और नेक्स्ट है कि आयोडीन सॉल्यूशन ही क्यों डाला जाता है स्टार्च पे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, इससे पहचान हो जाती है कि स्टार्च है या नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे एक्टिविटी की। तो नेक्स्ट ये दिखाना है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ये आप दिखाइए भाई। तो चलिए ये कैसे दिखाएं हम लोग कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है या नहीं, तो बहुत आसान है। देखिए क्या करते हैं, हम 2 पॉटेड प्लांट लेते हैं। ठीक, एक पॉटेड प्लांट ये हो गया और दूसरा पॉटेड प्लांट ये हो गया। ठीक, ये मान लेते हैं ए है और ये बी है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉटेड प्लांट को एक ग्लास प्लेट के ऊपर रख देते हैं। ये ग्लास प्लेट है और ये भी एक ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, इसे हम डी स्टार्च होने के लिए 3 से 4 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। ठीक, आपको पता है अंधेरे कमरे में क्यों रखा जाता है, टू मेक द लीफ डी स्टार्च, है ना। 3 से 4 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे, फिर इसे हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लांट ए के सामने हम एक बाउल रखेंगे, कटोरा। ठीक, और इसके अंदर हम डाल देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहां कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, प्लांट ए के बगल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे और प्लांट बी के बगल में कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक ग्लास जार से, है ना, इसको ढक देंगे ऐसे। ठीक, ग्लास जार से हम इसे ढक देंगे। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ग्लास जार, यानी कांच का एक बहुत बड़ा ढक्कन। ठीक, बहुत बड़ा डब्बा है ग्लास का, उससे हम इसे ढक देंगे। ठीक, इसको भी इसी तरह ढक देंगे। प्लांट ए और बी में फर्क यह है कि प्लांट ए के बी साइड में बगल में हमने क्या रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, बी के बगल में कुछ नहीं रखा है। ठीक, अब क्या होगा, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये क्या कर, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये यहां जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि यहाँ इस प्लांट के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ना, CO2 यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ CO2 प्रेजेंट है। ठीक, अब इस पूरे सेटअप को हम सनलाइट में ले जाकर के छोड़ देंगे। ठीक है, सनलाइट यहां भी आने देंगे और सनलाइट यहां भी आने देंगे। ठीक, और इसे हम फिर से 4 से 5 घंटे तक सनलाइट में छोड़ देंगे। अब 4 से 5 घंटे तक सनलाइट में छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों से एक एक पत्ता लेंगे। ठीक है, एक पत्ता हम ए का तोड़ेंगे, मान लेते हैं ये प्लांट ए का पत्ता है, और दूसरा पत्ता हम प्लांट बी का तोड़ेंगे, और दोनों में स्टार्च टेस्ट करेंगे कि स्टार्च है या नहीं। तो वो कैसे करना है स्टार्च टेस्ट, फिर से वही स्टेप्स पीछे वाले। पहले क्या करेंगे, दोनों को 5 से 10 मिनट तक वाटर में बॉईल करेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को हम लोग वाटर बाथ में डालेंगे अल्कोहल के साथ, और फिर उससे डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम फिर उसमें आयोडीन डाल के चेक करेंगे। तो जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि प्लांट ए का जो पत्ता है
ठीक है, उस पे जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, तो ये ब्लू ब्लैक नहीं होता है। ठीक है, इसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होता है, कलर इज नॉट ब्लू ब्लैक। ठीक है, लेकिन प्लांट बी का जो पत्ता था, है ना, इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। ठीक है, क्या डालने से? आयोडीन सॉल्यूशन डालने से। देखिए, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ये ब्लू ब्लैक कलर दे देता है। ठीक, इसका मतलब है अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ स्टार्च प्रेजेंट है, यानी स्टार्च बना है। ठीक है, स्टार्च बना है। ठीक, और इसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ स्टार्च नहीं है। ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। यहां पर स्टार्च प्रेजेंट है ही नहीं। अब सवाल है कि स्टार्च यहाँ क्यों नहीं है? तो स्टार्च इसलिए नहीं है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा। अब सवाल है फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ होगा? तो हमने क्या किया था, एक पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया था, है ना, इसको, और इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिला, इसलिए यहाँ पर स्टार्च बना, और स्टार्च बना इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ था, तभी तो स्टार्च बना। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया गया और यहाँ पर स्टार्च नहीं बना, इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी हमें बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तभी ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज से फिर स्टार्च बनेगा, और जब स्टार्च बनेगा तब हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक उसका कलर होगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है प्लांट के साथ क्यों रखा जाता है? तो आंसर होगा टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, चलिए, अब आप सोच रहे होंगे सर ये बेल जार क्यों लगा दिया गया था? ताकि इसलिए कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना चला है। ठीक है, बाहर वाले एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना आ जाए। ठीक है, इसीलिए हमने बेल जार लगा दिया था। और ये ग्लास का ये क्यों लिया था? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, सनलाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास से पास हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम एक और चीज देखते हैं जो जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। चलिए, अब हमें अगला ये दिखाना है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है, ऐसा आप बताइए कैसे होगा? ठीक, तो ये चीज हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे। ठीक है, पहले हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे और इसे हम क्या करेंगे, डार्क रूम में रख देंगे 3 से 4 डेज तक। ठीक है, इसे हम डार्क रूम में रख देंगे। ठीक है, 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन तक। इससे क्या हो जाएगा, जो पत्ता है यहाँ का वो डी स्टार्च हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसका स्टार्च जो है वो खत्म हो जाएगा, सारा स्टार्च इसका यूज कर लेगा प्लांट। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इस प्लांट का, है ना, जो पत्ता है ना, उस पत्ते पे हम क्या करेंगे, इस प्लांट का जो पत्ता है, इस पत्ते को क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक ब्लैक टेप लगा देंगे। ठीक है, ब्लैक स्ट्रिप इसके ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, ब्लैक स्ट्रिप। ठीक, एक काली पट्टी इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे हम काली पट्टी। ठीक है, और प्लांट को अब क्या करेंगे हम लोग, सनलाइट में छोड़ देंगे। ठीक, सनलाइट पे हम इसे छोड़ देंगे ताकि फिर से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने लगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसे लगभग 5 to 6 आवर्स तक सनलाइट में छोड़ देंगे हम लोग। 5 to 6 आवर्स सनलाइट में छोड़ने के बाद ये पत्ता हम तोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ हमने ब्लैक स्ट्रिप लगा दिया तो यहाँ सनलाइट नहीं पहुंचेगा, बट ये वाले पूरे एरिया में और ये वाले पूरे एरिया में सनलाइट मिल रहा है प्लांट को। ठीक है, यानी कि दिस एरिया is getting sunlight and this area is also getting sunlight, but the area under this black strip does not get the sunlight. ठीक है, तो अब हम इस पत्ते में फिर स्टार्च टेस्ट करेंगे। कैसे, इस पत्ते को तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, इस पत्ते को तोड़ने के बाद स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं, अभी 2 बार मैं बता चुका हूं आपको
इसे सबसे पहले 5 से 10 मिनट तक वाटर में बॉईल करेंगे। उससे क्या होगा, इसके सेल कील हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे इसके सेल्स। उसके बाद इस पत्ते को हम अल्कोहल में डालेंगे, उस अल्कोहल को वाटर बाथ में हिट करेंगे। उससे क्या होगा कि जो इसका पिगमेंट्स है ना, ग्रीन पिगमेंट्स जो है, जो ग्रीन कलर है वो उसका निकल जाएगा, अल्कोहल ग्रीन कलर का हो जाएगा और पत्ता डी कलर हो जाएगा, डी कलर्ड। ठीक है, अब इस पत्ते को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, और उसे पानी से साफ करके उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे हम लोग, ठीक, तो ये वाला पार्ट जहां पे ब्लैक स्ट्रिप लगा हुआ था, ठीक है, ये ब्लू ब्लैक नहीं होता है, नॉट ब्लू ब्लैक। ठीक है, ये वाला पार्ट ब्लू ब्लैक होता ही नहीं आयोडीन सॉल्यूशन डालने से। बट ये वाला पार्ट जहां सनलाइट आ रहा था, ठीक है, और ये वाला पार्ट जहां सनलाइट आ रहा था, ठीक है, ये दोनों पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। ठीक, ब्लू ब्लैक हो जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इससे क्या है पता चलता है, अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ब्लू ब्लैक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च है। अब यहाँ स्टार्च है ना, तो भाई यहाँ स्टार्च है और यहाँ नहीं है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए यहाँ सनलाइट नहीं मिल रहा था। देखिए यहाँ पे सनलाइट नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ स्टार्च नहीं बना। तो इसका मतलब है कि स्टार्च बनने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है ना, क्योंकि सनलाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च बनेगा। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी जरूरी है ना, क्योंकि जिस एरिया में सनलाइट नहीं पहुंचा वो तो ब्लू ब्लैक हुआ नहीं। ब्लू ब्लैक नहीं हुआ इसका मतलब वहां स्टार्च ही नहीं था, इसका मतलब स्टार्च बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि वहां सनलाइट नहीं था। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि सनलाइट भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी तरीके से अब भाई सवाल आता है कि क्या वाटर भी जरूरी है? ये तो बिल्कुल कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है। एक प्लांट लगा दो, उसे पानी ही मत दो 10 दिन तक, वो ऑटोमेटिकली पूरा प्लांट डाई कर जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये तो थे कि हमें दिखाना था कि सनलाइट जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। ठीक है, ये सब चीजें जो जरूरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस के लिए जरूरी होती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? हमने बात किया है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल का यूज भी करता है। ठीक, क्या प्लांट को सिर्फ यही चीजें चाहिए? यानी कि क्या प्लांट को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट ही चाहिए? क्या इतना ही चीज प्लांट को मिल जाए तो क्या प्लांट जिंदा रह लेगा? तो आंसर है नहीं। प्लांट को इन चीजों से, है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, इन चीजों से, देखिए ये दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये तो प्लांट के पास खुद रहता है। ठीक, और सनलाइट भी ऑटोमेटिकली इस तक आ जाता है। ठीक है, तो ये बाहर से जो जो चीजें लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इससे तो सिर्फ ये एक चीज बनाता है और वो है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। बाद में यही ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब बच्चों, क्या सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा प्लांट को तो प्लांट क्या जिंदा रह लेगा? तो ग्लूकोज से तो सिर्फ उसे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और एनर्जी का यूज प्लांट अपने फंक्शनिंग के लिए करता है, अपने सेल के अंदर जो काम चल रहा होता है वहां पे वो एनर्जी का यूज करता है। लेकिन प्लांट को ग्रो भी तो होना है, बड़ा भी तो होना है, नए नए सेल्स भी तो बनाना है। अब प्लांट को अपने नए नए सेल बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? प्रोटीन्स तो चाहिए ही होता है। ठीक, तो अब क्या है कि प्लांट्स को प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, तो प्लांट्स फैट्स चाहिए होता है। ठीक है, विटामिन मिनरल्स ये सब भी तो चाहिए होता है। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा और क्या क्या लेता है, आइए हम जानते हैं। तो प्लांट्स को और जो चीजें चाहिए होती है अपने ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए, नए नए सेल्स बनाने के लिए, वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक, और चाहिए उसे फास्फोरस, और चाहिए उसे आयरन,
और चाहिए होता है उसे मैग्नीशियम। ठीक, इनके अलावा भी और चीजें चाहिए होती है, बट कम कम अमाउंट में, ये सब थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन देखिए ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता है। जैसे एक प्लांट है, ठीक, ये प्लांट है, इसके आसपास एटमॉस्फेयर है, हवा है, तो वहां भी तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये वाला ये डायरेक्टली नहीं ले लेगा। ठीक है, एक्चुअली ये नाइट्रोजन जो लेता है ना, वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। ठीक है, नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेता है ये। तो फिर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स मिलेगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन होता है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो क्या होता है, जो प्लांट्स होता है ना, तो प्लांट्स के रूट में ना कुछ बैक्टीरिया होता है। एक होता है राइजोबियम, नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है ना, इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में या फिर नाइट्राइट में। ठीक, अब ये जो कन्वर्टेड नाइट्रोजन है, नाइट्रेट के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो चुका है, नाइट्रेट के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो चुका है, उसको अब ये क्या करता है ना, रूट के जरिए एब्जॉर्ब करता है। फिर इसी तरह सॉइल में, सॉइल जो होता है मिट्टी के अंदर फास्फोरस भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है। ठीक है, ये सब चीजें मौजूद है, उसको ये अब्सॉर्ब करता है, और इन चीजों से वो अपना विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब चीजें अपना वो जरूरत पूरा करता है। ठीक है, तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा, और क्या क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ये नाइट्रेट और नाइट्राइट कौन बनाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया बनाता है, और भी बैक्टीरिया है। ठीक है, और चाहिए होता है फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। ठीक है, इन सबको ही हम मिनरल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, इन सबको ही हम मिनरल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है। चलिए अब हम देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये न्यूट्रिशन का वो मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। ठीक है, यानी कि ये खुद फूड सिंथेसाइज नहीं करता। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं। अब देखते हैं कि जो अपना फूड तैयार नहीं कर सकता है वो किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करता है। ठीक, तो देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरीके से हो सकता है। यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स किसको कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। तो हेट्रोट्रॉफ्स 3 तरीके से अपना फूड अदर ऑर्गेनिज्म से ले सकता है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पहला टाइप है आपका होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म फूड को पूरा निगल लेता है पहले। ठीक है, इनटेक द होल फूड एंड ब्रेक डाउन इट। ब्रेक डाउन का मतलब क्या, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, एंड देन यूज इट। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म पूरा फूड को ले लेता है बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर उसे तोड़ता है। कहने का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है फूड, उसको वो तोड़ता है और सिंपल फॉर्म में लाता है। ठीक है ना, बॉडी के अंदर वो तोड़ता है और फिर उसे वो यूज करता है। तो इस तरह का अगर कोई फूड खा रहा है तो हम कहते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहा है। जैसे हम लोग देखिए क्या करते हैं, पहले पूरा फूड को अंदर ले लेते हैं। जैसे रोटी होता है, पहले तोड़िए खा लेते हैं और उसका ब्रेकडाउन हमारे स्टोमक में होता है ना। ब्रेकडाउन यानी कि डाइजेशन, उसका डाइजेशन हमारे स्टोमक में होता है।
तो हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक, इसी तरह लायंस देख लो, कॉ देख लो, डॉग देख लो, ये जनरली क्या करते हैं, ये सब में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये सब पहले फूड को इनटेक करते हैं, पूरा पूरा फूड को ले लेते हैं, फिर बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि सिंपल फॉर्म में लाते हैं और उसका यूज करते हैं अपने एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए। ठीक, तो ये किस में होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होता है, ह्यूमंस, ठीक है, लायन, ठीक है, टाइगर, कॉक, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी है जैसे अमीबा, यूनिसेलुलर, इसमें भी होलोजोइक होता है। उसके बाद फिर पैरामीशियम, ठीक, ये यूनिसेलुलर है बट इनमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक, यानी कि ये भी पहले फूड को अंदर लेते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं और यूज करते हैं। दूसरा तरीका है वो है पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म है ना दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहेंगे, ठीक है, और वहीं से वो अपना फूड डिराइव करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्लांट होता है, आमतौर पर बरगद का पेड़ जो होता है ना, बरगद का पेड़ होता है, इसमें एक दूसरा कैस्कटा, ठीक है, कैस्कटा या इसको अमरबेल भी कहते हैं, ठीक, अमरबेल, ये प्लांट इसके ऊपर उग जाता है ना। ये देखिए पहले से यहाँ कौन सा प्लांट था भाई, बरगद का पेड़, यानी कि बनियान ट्री, ठीक, इस बनियान ट्री के अंदर कैस्कटा उग आता है ये पेड़। अब ये कैस्कटा क्या करता है, ये जो बनियान ट्री जो फूड बनाता है ना, उसी फूड को ये ले लेता है। ठीक, कैस्कटा क्या करता है, बनियान ट्री जो फूड बनाया उसी को ये ले लेता है और मजे से खाता है। यानी इसे मेहनत नहीं करना है, बस ये कुछ नहीं करता, अपना रूट्स जो है ना वो रूट्स इसके अंदर डाल देता है। ठीक है, कैस्कटा जो है अपना रूट्स को है ना पेनिट्रेट कर देता है बनियान ट्री के अंदर, और बनियान ट्री जो फूड बनाता है बस उसको चुपचाप बैठ के खाता है ये, लेकिन इसे किल नहीं करता है, बनियान ट्री को वो जान से नहीं मारता। ठीक है, फिर इसी तरीके से जूं समझ में आता है, जूं जो अक्सर बालों में होता है ना, गांव में उसे ढीला भी बोला जाता है। ठीक, तो वो जो जूं होता है, जो ढीला होता है, वो क्या करता है भाई, हमारे बाल के अंदर रहता है वो। ठीक, और वो क्या करता है, हम जो फूड लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्टेड फूड ब्लड के जरिए हमारे हेयर के कांटेक्ट में जो सेल्स हैं वहां तक आ जाता है। अब उससे वो क्या करता है, फूड डिराइव करता है। ठीक, फिर इसी तरीके से और भी है, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अक्सर कहा जाता है कि उनके पेट में जो है वॉर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, टेप वॉर्म, ठीक, उनके पेट में कीड़ा हो जाता है, टेप वॉर्म्स। वो टेप वॉर्म्स क्या करते हैं, जो बच्चा खाना खाता है ना, कोई मान लो 2 साल का बच्चा है, वो खाना खाया, वो खाना गया उसके पेट के अंदर, वहां पे डाइजेस्ट हो गया। अब टेप वॉर्म उसके पेट में बैठे रहते हैं। अब वो टेप वॉर्म क्या करते हैं, सीधा सीधा डाइजेस्टेड फूड को हजम कर लेते हैं, खा लेते हैं, है ना, यानी उसे कुछ मेहनत नहीं करना है। लेकिन वो बच्चे को मारते भी नहीं है, जान से नहीं मारते, बस उसके बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से अगर कोई फूड ऑब्टेन कर रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं, और उनका इस तरह से खाना खाने का तरीका जो है वो कहलाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another organism without killing that organism,
तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड डिराइव करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, विदाउट किलिंग दैट ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसमें किसमें होता है ना, ये आपका होता है टैपवॉर्म, ठीक, पेट में पाया जाने वाला ये कीड़ा होता है, अक्सर बच्चों के पेट में हो जाता है, ठीक है। टैपवॉर्म हो गया आपका, लाइस हो गया, ठीक, लीचेज हो गया, इसके बाद ऑर्किड्स हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका कैस्कटा हो गया, ठीक है। इन सब ऑर्गेनिज्म में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। चलिए, इसके बाद एक और तरीके का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, वो है आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है भाई, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड मरे हुए ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड वो डिराइव करते हैं, ठीक, लेकिन वो क्या करते हैं, उस मरे हुए ऑर्गेनिज्म में ही, जो ऑर्गेनिज्म मर चुका है वहीं पर वो पहले उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसे अब्सॉर्ब करते हैं। आइए इसको हम इस तरह से समझते हैं। देखिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मान लेते हैं कोई पेड़ जो है वो डेड प्लांट है जो कि जमीन पे गिरा हुआ है, ठीक, तो ये प्लांट जो डेड हो गया है, जो प्लांट मर चुका है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस प्लांट के ऊपर आके बैठेंगे, ठीक है, ये प्लांट के ऊपर आकर के बैठेंगे, और ये क्या करते हैं, अपने बॉडी से एंजाइम इस प्लांट के ऊपर छोड़ देंगे, ठीक, ये जो प्लांट दिख रहा है इसके ऊपर वो अपना एंजाइम छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब ये ऑर्गेनिज्म, थोड़ा मैं बड़ा डायग्राम ले रहा हूं, ठीक, इस तरह से कोई पेड़ है जो कि गिर चुका है जमीन पे, ठीक, और यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म आता है अपने फूड के लिए, ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम इस पेड़ में डाल देता है, ठीक, इस पेड़ के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देता है, तो फूड का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि फूड डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक, तो इस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और देखिए ये कहाँ होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, बचा हुआ खाना, जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये सब मान लीजिए किसी ने खेत में ले जा करके या कहीं ग्राउंड में फेंक दिया। अब माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे, वो माइक्रोब्स आकर के इसके ऊपर बैठेंगे, वो क्या करेंगे, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड के ऊपर डाल देंगे, जो चीज हमने फेंका है, रोटी, दाल, चावल, उसके ऊपर ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देंगे, इससे ये फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। अब वो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर उसका यूज करते हैं। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स digest the food outside the organisms digest the food outside its body and then consume it, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट द फूड, ठीक है, डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड इट्स बॉडी, अपने शरीर के बाहरी फूड को वो डाइजेस्ट करता है एंड देन कंज्यूम इट, फिर उसे कंज्यूम करता है। तो ऐसा कौन करता है भाई, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो मरे हुए या सड़ रहे चीजों को खा करके जिंदा रहता है, तो वो आपका है फंगी, ठीक, फंगी है, यीस्ट है, ठीक है, उसके बाद आपका ब्रेड मोल्ड है,
ठीक है, ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, ये सब मशरूम है आपका, मशरूम। इन चीजों में क्या होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। कहने का मतलब है ये पहले जो डेड एनिमल होता है या डेड प्लांट होता है ना, उसके बॉडी के ऊपर ये अपना पहले डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देते हैं और उसको बाहर ही पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं फूड को, उसके बाद ये उसे कंज्यूम करते हैं। यानी इनके बॉडी के अंदर ना डाइजेशन नहीं होता। ठीक, तो इस तरीके से हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरीके से होता है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम है ना, इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। हमें डिटेल से आगे पढ़ना होलोजोइक न्यूट्रिशन। 3 चीजों में हमें जानना है बढ़िया से। ठीक है, अमीबा में जानना है, पैरामीशियम में जानना है और ह्यूमंस में जानना है न्यूट्रिशन। ठीक है, बाकी जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये 2 न्यूट्रिशन हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है। जितना जानना था वो हमने जान लिया। ठीक, अब होलोजोइक हमें डिटेल से जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसको सिर्फ न्यूट्रिशन इन अमीबा भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को जाने, हमें कुछ चीज ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए हमारे माइंड में। ठीक, जैसे प्लांट कोई एप्पल तैयार करता है, मैंगो तैयार करता है, ठीक है, बनाना तैयार करता है, प्लांट के अंदर बहुत टाइप के वेजिटेबल्स बनते हैं। तो वो जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जो वेजिटेबल्स है, क्या वो फूड नहीं है? फिर उसे हमें डाइजेस्ट क्यों करना पड़ता है, मतलब बॉडी के अंदर ले जाकर के। हम तो कह रहे हैं कि प्लांट फूड तैयार करता है, तो प्लांट ने तो भाई वेजिटेबल तैयार कर दिया जो कि फूड हो गया। ठीक, या फिर फ्रूट्स तैयार हो गया, तो फ्रूट्स भी क्या हो गया, ये तो फूड हो गया क्योंकि प्लांट ने फूड तैयार कर दिया। ठीक है, तो फिर इसे हमें डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो एक्चुअली क्या है, प्लांट जो वेजिटेबल या फ्रूट तैयार करता है, वो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है इस फॉर्म में होता है जिसे हमारा बॉडी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, कांट यूज बाय आवर बॉडी। हमारा बॉडी इस कॉम्प्लेक्स फूड को यूज नहीं कर सकता। फूड उसे सिंपल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, फूड उसे सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, उसके बाद है आपका प्रोटीन्स, ये कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद है आपका फैट्स, ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कहाँ रहते हैं? वेजिटेबल में या फ्रूट्स में। ठीक, इसके अलावा और भी 2 चीजें पाई जाती है फूड में, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 चीजें फूड में पाया जाता है। इसके अलावा वाटर भी होता है, बट हम उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मानते। ठीक, ये 5 चीजें होती है, जिसमें से ये चीज और ये चीज, इनका डाइजेशन नहीं होता। ये जिस फॉर्म में यहां रहते हैं उसी फॉर्म में हमारा बॉडी उसे यूज कर लेता है। ठीक, तो ये जो 3 चीजें आप देख रहे हो, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि इस वेजिटेबल या फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिससे हमारा बॉडी यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन, इसी को ब्रेक डाउन भी कहते हैं। ठीक, अब डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का, तो वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है,
सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, सिंपलर फूड। अब सिंपलर फूड में आने का मतलब क्या होता है, जो फैट्स है ना, ये फैट्स जो है वो डाइजेस्ट होकर के बन जाता है आपका फैटी एसिड, फैटी एसिड में। ये जो प्रोटीन होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक, तो अब इन चीजों का हमारा बॉडी यूज कर लेता है। बाकी ये दो चीज जो मिनरल्स है तो मिनरल ही रहेगा, और जो विटामिन है वो विटामिन ही रहेगा। ठीक है, तो अब इन चीजों को हमारा बॉडी यूज कर सकता है, फैटी एसिड को यूज कर सकता है, एमिनो एसिड को यूज कर सकता है, ग्लूकोज को यूज कर सकता है। जबकि वेजिटेबल या फ्रूट में ये चीजें नहीं होती, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब चीजें नहीं होती है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर फूड में, और सिंपलर फूड हमारा बॉडी यूज कर लेता है। हमारा ही नहीं बल्कि जितना भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, काव है, डॉग है, लायन है, ठीक है, जितने भी कैटल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन सब में यही चीज होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फूड में बदलता है। तो इसके लिए कई स्टेप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमें 5 स्टेप मिलेंगे। आइए एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 होता है इंगेशन। ठीक है, इंगेशन। इंगेशन क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए अमीबा की हम बात करें, ये अमीबा है। अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। ठीक है, अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसका फिक्स शेप नहीं होता है। चलो छोड़ो, हटाओ, जान लो भाई, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अब ये देखिए क्या करता है, सबसे पहले जैसे कोई फूड इसके पास आया, ये मान लेते हैं कोई फूड है। ठीक, तो जब फूड इसके पास आता है ना, तो जैसे ही, चूंकि भाई अब सिंगल सेल है जिसके पास आंख कान ये सब थोड़ी होता है हम लोगों के जैसा कि देख सके, तो जब फूड इसके सरफेस के कांटेक्ट में चला आता है, ठीक, ये तो सेल मेम्ब्रेन है। देखिए सिंगल सेल का चीज है अमीबा, तो इसका सेल मेम्ब्रेन है और इसका ये देखिए न्यूक्लियस है। तो अब याद रखिएगा, ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल होता है, और इसके बीच में जो बच जाता है ये सब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, खैर वो सेल का पार्ट है। तो ये जो आप देख रहे हो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। एक तरह से कहें तो ये सरफेस है अमीबा का। ठीक है, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। ठीक है, तो जब फूड इसके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले सूडोपोडिया डेवलप करता है। सूडोपोडिया कैसे डेवलप करता है, अपना जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसी को स्ट्रेच करता है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ऐसे, ठीक, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और फूड को यहाँ पे ले लेगा अंदर में। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके सूडोपोडिया बनाता है। ठीक है, देखिए इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। ठीक, सूडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जो कि ये सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके बनाता है। तो फूड को ये सूडोपोडिया की मदद से अंदर लेता है और यही कहलाता है इंगेशन। इंगेशन का क्या मतलब होता है, इनटेक ऑफ फूड। तो ये किस तरह से फूड को इंटेक करता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया इंगेशन। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करता है ये, जब फूड इसके अंदर चला आता है, ठीक, इसका न्यूक्लियस है, बाकी ये सब साइटोप्लाज्म है, और ये फूड इसके अंदर चला गया। फूड एक स्ट्रक्चर में बंद हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर फूड चला आता है। अब इंगेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसमें वो होता है डाइजेशन।
ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है, देखिए ये अमीबा क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को फूड में ले जाकर के डाल देता है। ठीक है, तो जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को फूड में ले जाकर डाल देता है तो फूड का डिकम्पोजिशन हो जाता है, कहने का मतलब फूड का डाइजेशन हो जाता है। फूड जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चला आता है। तो डाइजेशन में क्या होता है, फूड इज ब्रेक डाउन इन सिंपलर फॉर्म फूड इज ब्रेक डाउन इन सिंपलर फॉर्म बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में चला आता है। तो नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन होता है। अब क्या करता है अमीबा, जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको ये क्या करने लगता है, अपने बॉडी के अंदर लेने लगता है, वही है ना, जहां जहां जरूरत है वहां ले जाता है, यानी कि अब्सॉर्ब करने लगता है फूड को। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द सेल absorbs the digested food। ठीक, डाइजेस्टेड फूड को ये अब्सॉर्ब करता है अमीबा। अब क्या होगा भाई, डाइजेस्टेड फूड जो है ना, ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंगेशन, सेकंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन। ठीक, देखिए एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, जैसे जो फूड ये अब डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर लिया, उस फूड को ये यूज करेगा, है ना, इस फूड को ये यूज करेगा अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे डाइजेस्टेड फूड इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां चला जाएगा और यहाँ पे रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, या फिर और भी सेल ऑर्गेनेल होता है, वहां पे ये डाइजेस्टेड फूड को ले जाता है और उससे अपने जरूरत की चीजों को बनाता है। तो एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड, है ना, फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। ठीक है भाई, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए ये डाइजेस्टेड फूड को यूज करता है। तो डाइजेस्टेड फूड का यूज करना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या है कि चलो भाई इसने क्या किया, फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्ब करने के बाद कुछ वेस्ट बच जाता है ना, जितना फूड ये लेता है सबका सब डाइजेस्ट नहीं हो जाता और सबका सब यूज नहीं कर लेता, है ना, कुछ बच जाता है। ठीक, तो जो चीज बच जाता है उसको अमीबा क्या करता है ना, ठीक है, अमीबा क्या करता है, फूड वैक्यूल जो होता है ना, ये फूड वैक्यूल में जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको ये धीरे 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 किनारे लाता है, सरफेस में। ठीक, अब यहां पर लाता है और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो ओपन हो जाता है और यहाँ से कचरा इसका बाहर निकल जाता है। ठीक, तो जब इसका कचरा बाहर निकल जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है इगेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, इगेशन। इगेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट मटेरियल के बजाय आप अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी लिख सकते हो। ठीक है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो ये 5 स्टेप में अमीबा अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस को
पूरा करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो कॉमन सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पे सवाल ये पूछा जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम्स लिख देते जाने हैं और एक एक लाइन डिस्क्राइब कर देना है। पहले क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड होता है, फिर क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, फिर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, फिर क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, फिर क्या होता है, इगेशन होता है। सवाल ये पूछा जाता है कि अमीबा फूड कहां से ऑब्टेन करता है। तो ये अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से, है ना, जहां फूड आ जाए, यहां आ जाए तो यहीं ये सूडोपोडिया डेवलप कर देगा और फूड ले लेगा, यहां आ जाए तो यहीं ये सूडोपोडिया ऐसे डेवलप कर देगा और फूड को ले लेगा। यानी कि इसके पास कोई फिक्स माउथ नहीं होता फूड को एब्जॉर्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि ये अपना वेस्ट मटेरियल कहां से निकालेगा। तो भी ये कहीं से भी सरफेस से निकाल देगा, जहां क्लोज है, जहां नजदीक है वहीं ले जाएगा और फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसेस से, है ना, कौन सा प्रोसेस से ये फूड को अब्सॉर्ब करता है। तो वही डिफ्यूजन प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस से ये फूड को अब्सॉर्ब करता है। ठीक, तो इस तरीके से अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब इसके अलावा होलोजोइक न्यूट्रिशन पैरामीशियम में भी होता है। ठीक, तो पैरामीशियम में भी सब कुछ यही होता है जो अमीबा में होता है ना, 5 स्टेप पैरामीशियम में भी होता है, बट एक फर्क है सिर्फ, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, पैरामीशियम जो है ना वो इस शेप का होता है ना, जो स्लीपर होता है ना, स्लीपर चप्पल, उस शेप का होता है, इस शेप का होता है, देखिए इस टाइप का। ठीक है, अब पैरामीशियम में अलग क्या है कि पैरामीशियम में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, देखिए इस तरीके का, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सीलिया। ठीक, अब पैरामीशियम का एक फिक्स माउथ होता है, जैसे ये मान लेते हैं इसका माउथ है। ठीक, इसका माउथ है। अमीबा में ऐसा कोई फिक्स माउथ नहीं होता। ठीक, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, और इसमें भी ये 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक, बट फर्क क्या है कि मान लेते हैं अब यहां पर कोई फूड पार्टिकल चला आया, देखिए यहां पे। ठीक है, अब इसका माउथ यहां है नहीं, माउथ तो इसका यहां है, तो पैरामीशियम क्या करता है, ये सीलिया की हेल्प से, देखिए ये वाला सीलिया पुश करेगा इस फूड को, यहां आ जाएगा, ये वाला सीलिया पुश करेगा तो यहां आ जाएगा। ये सीलिया की मदद से फूड को पुश करके धकेल के अपने माउथ तक लाएगा और माउथ ओपन करके फूड को अंदर ले जाएगा। ठीक है, अब अंदर में फिर क्या होगा, वही चीजें होगी, ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर पोर करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद फिर ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उस फूड का यूज करेगा एनर्जी ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए, और जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो वापस इसी माउथ से बाहर निकाल देगा। इस तरीके से पैरामीशियम में न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो कभी कभी फर्क लिखने के लिए आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। तो डिफरेंस ये है कि अमीबा इंटेक्स, है ना, फूड को जो अंदर लेता है ना, यानी अमीबा में जो इंगेशन होता है वो एक फिक्स जगह से होता है जिसको माउथ कहते हैं, जबकि सॉरी पैरामीशियम में क्या होता है कि इंगेशन एक फिक्स जगह से होता है जिसे माउथ कहते हैं, जबकि अमीबा में ऐसा कोई फिक्स जगह नहीं होता है। ठीक, दूसरा ये है कि अमीबा कहीं से भी, है ना, अपने बॉडी के किसी भी सरफेस से फूड को ईगेस्ट कर सकता है, अनडाइजेस्टेड फूड को ईगेस्ट कर सकता है, यानी कि बाहर निकाल सकता है, जबकि अमीबा एक फिक्स जगह से ही अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल सकता है। तीसरा फर्क ये है कि ये अपना फूड को माउथ तक पहुंचाने के लिए सीलिया का यूज करता है, जबकि अमीबा अपना फूड को अंदर लेने के लिए सूडोपोडिया का यूज करता है। बस ये 3 डिफरेंसेस हैं, बाकी सब कुछ कॉमन है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें बहुत डिटेल से जानना है डाइजेशन इन ह्यूमन, है ना, या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है ये हमें बहुत डिटेल से जानना है, जो कि हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।